ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज कॉम्प्लेक्सेशन। टॉपिक हमारा जो चल रहा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपको, 101% चांसेस इसके होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के, दैट इज प्रोटीन बाइंडिंग। और प्रोटीन बाइंडिंग जनरली हम जब बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेशन की, तो प्रोटीन बाइंडिंग बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये आपका कॉम्प्लेक्सेशन के साथ में प्रोटीन बाइंडिंग भी अपने आप में ये पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन। इसके साथ में ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोटीन बाइंडिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग। साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटीन बाइंडिंग का, ये पूछ लिया जाता है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम बात करें। तो सबसे पहले हम देखें प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग अपने आप में कॉम्प्लेक्सेशन की प्रोसेस है। प्रोटीन बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। यदि हमको प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में जनरली बताना होगा, व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग? प्रोटीन बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। प्रोटीन बाइंडिंग क्या है? प्रोटीन बाइंडिंग को यदि हमको डिफाइन करना हो, सिंपली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में कि आपके आंसर को ब्रेक करना और एग्जाम में उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन बाइंडिंग में हम क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं जब हमको प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में बताना होगा। जनरली इसमें ये भी चीज पूछी जाएंगी कि कौन कौन से प्रोटीन है हमारी बॉडी में जो ड्रग के साथ में बाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन बाइंडिंग जनरली यदि सिंपल तौर पर कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग, तो आप क्या बताएंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। अब इस कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होता है, ड्रग, जो आपकी ड्रग है दैट बाइंड विद द प्रोटीन, हमारे जो बॉडी के प्रोटीन्स हैं उनके साथ में बाइंड होती है ड्रग एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक, कोई डाउट? ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन बाइंडिंग, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग दैट बाइंड विद द प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। आपका टॉपिक ही क्या है? प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग क्या है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग व्हेन गिवन ओरली और एडमिनिस्टर्ड आइदर इन एनी रूट, दे बाइंड विद द मोस्ट ऑफ द ड्रग। हर ड्रग प्रोटीन से बाइंड नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड विद द प्रोटीन एंड दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन बाइंडिंग। अब ये प्रोटीन जो बाइंडिंग होती है, ठीक है ना, तो हम इसको नेक्स्ट हमारा पॉइंट बन जाएगा कि अब आपकी जो ड्रग है दैट इज प्रोटीन बाउंड ड्रग हो गई। क्या हो गई? ठीक, प्रोटीन बाउंड ड्रग, प्रोटीन बाउंड ड्रग। अब जो प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है उसमें हमको दो चीजें इसमें देखने को मिलती है कि प्रोटीन बाउंड ड्रग ये मेटाबोलाइज भी नहीं होगी, मतलब ब्रेक डाउन भी नहीं होगी, और क्या होगा, एक्सक्रीट भी नहीं होगी बॉडी से। जनरली क्या होता है, जब हम ड्रग लेते हैं तो वो उसका मेटाबोलाइट होना या उसका एक्टिव फॉर्म में रहना जरूरी होता है, तभी वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो प्रोटीन बाउंड ड्रग जनरली जब हम बॉडी में कोई ड्रग देते हैं और वो ड्रग बाइंड हो जाती है आपके जनरली ब्लड के जो प्रोटीन है उनसे बाइंड हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है प्रोटीन बाउंड ड्रग। ना तो ये क्या होगी, नीदर मेटाबोलाइज्ड नॉर एक्सक्रीटेड। ना तो ये बॉडी में मेटाबोलाइज्ड होगी, ना तो क्या होगी, एक्सक्रीटेड होगी। मतलब आपकी ड्रग जो होती है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाती है। कोई आपसे पूछेगा प्रोटीन बाइंडिंग से होता क्या है, आपकी जब ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो जाती है तो वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। एंड ड्रग बिकम फार्माकोलॉजिकल, बोलो, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव। ड्रग आपकी फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव हो जाती है। तो फिर क्वेश्चन ये है, सर जब हम दवाई को दे रहे हैं, कोई ड्रग को दे रहे हैं, तो जनरली हम चाहते हैं कि वो एक्टिव और अपना एक्शन दिखाए, लेकिन प्रोटीन से बाउंड होके ड्रग प्रोटीन से बाइंड होके फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव हो गई, तो इनएक्टिव हो गई तो फिर प्रोटीन से बाइंड होने का बेनिफिट क्या है? देयर इज अ क्वेश्चन ना,
कि जब प्रोटीन से कोई ड्रग बाइंड हो गई और प्रोटीन से बाइंड होने के बाद में जब फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव हो गई तो प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ क्यों रहे हैं हम, है ना। तो बाइंड हो रही है प्रोटीन से, लेकिन इसका फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट भी है। ऐसा नहीं है कि ड्रग हमेशा बाउंड ही रहेगी प्रोटीन से, उसका धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन, जो साइट, स्पेसिफिक साइट जहां उसके टारगेट साइट है, वो प्रोटीन से धीरे धीरे रिलीज होकर वहां पर अपना एक्शन दिखाएगी। तो एक तरीके से क्या हो गया, नेचुरली जो है आपकी ड्रग है, नेचुरली आपके प्रोटीन से जाके बाइंड हो गई। नेचुरली जो हम क्या करते हैं, कई सारे पॉलीमर्स का यूज करके ड्रग को स्लो रिलीज बनाते हैं, तो ड्रग का क्या हुआ, अपने आप में एक स्लो रिलीज हो गया। कुछ ड्रग्स बहुत लंबे समय तक प्रोटीन से बाइंड रहती हैं, कुछ कम समय के लिए। तो हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे प्रोटीन में कि जो प्रोटीन बाइंडिंग है दैट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। प्रोटीन बाइंडिंग क्या हो सकती है, प्रोटीन बाइंडिंग मे बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इतना समझ में आया। अब आप ये बता देना, जो रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल मतलब बाइंड हुई और फिर धीरे धीरे उससे रिलीज होने लगेगी। रिवर्सिबल बॉन्डिंग इज बिकॉज ऑफ द वीक बॉन्ड्स, ठीक है ना। वीक बॉन्ड्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डर वाल्स फोर्स, ठीक, आयोनिक बॉन्ड। रिवर्सिबल किस कारण से होती है, वीक बॉन्ड के कारण। एंड इरिवर्सिबल बाइंडिंग किस कारण से होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण, कोवैलेंट बॉन्ड के कारण होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण। अब आप चाहें तो इसी को आगे फ्लो डायग्राम में आप क्या बता सकते हैं, यदि कोई ड्रग आपकी प्रोटीन से इरिवर्सिबल बाइंड हो गई, कोई ड्रग प्रोटीन से इरिवर्सिबल बाइंड हो गई, मतलब उसने उस प्रोटीन को क्या कर लिया, कैप्चर ही कर लिया। अब प्रोटीन बॉडी का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, प्रोटीन का काम केवल ड्रग को बांधना थोड़ी ना है। प्रोटीन कई सारे फैटी एसिड्स और जो हमारे एंडोजिनस मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले केमिकल्स हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो प्रोटीन यहाँ पर क्या हो गया, ड्रग से बाइंड हो गया। और ड्रग अपने आप में क्या होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, दे आर द टॉक्सिक मटेरियल। यदि डिसीज के लिए है तो ठीक है, लेकिन वो बाइंड हो गए तो क्या इफेक्ट करेंगे, लॉन्ग समय तक बाइंड हो गए तो दैट विल प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इतना हमने बता दिया कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है आपकी, प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग, दिस इज द ड्रग एंड प्रोटीन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। उसके बाद में जो प्रोटीन बाइंडिंग है, जब प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है, नीदर मेटाबोलाइज्ड, ना तो ब्रेक होगी, और नॉर एक्सक्रीटेड, ना तो बॉडी से बाहर जाएगी। तो आपकी ड्रग क्या होती है, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाती है। फिर प्रोटीन बाइंडिंग दैट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल बिकॉज ऑफ द वीक बॉन्ड एंड इरिवर्सिबल, हमको क्या चाहिए, हमारी जो है ड्रग्स रिवर्सिबल बाइंडिंग हो। इरिवर्सिबल बाइंड होंगी तो दैट विल प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। अब एक फ्लो डायग्राम हम और भी बना सकते हैं यदि हम चाहें तो। देखें, प्रोटीन बाउंड ड्रग, जो आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन बाउंड ड्रग, प्रोटीन बाउंड ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिले हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिले हो जाएगा तो उसकी जो हाफ लाइफ है एक्सक्रीशन की, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ड्रग का इम्पैक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा बॉडी में। तो वो भी आप एक फ्लो डायग्राम के जरिए बता सकते हैं, ठीक है ना। फ्लो डायग्राम में यदि आपको और चीजें बताना है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे ड्रग आपकी सस्टेन रिलीज देगी। दैट वी विल स्टडी अंडर द सिग्निफिकेंस। हम उसको सिग्निफिकेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपकी बॉडी में कौन कौन से प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोटीन्स फॉर द कॉम्प्लेक्सेशन विद द ड्रग्स। तो हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट की यदि बात करें तो 4 तरीके के प्रोटीन्स है, उसके बाद में ब्लड सेल्स भी हैं। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रोटीन है आपका एल्ब्यूमिन। कौन सा, एल्ब्यूमिन। अब इनको याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, कई लोग जो है फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो अब यहाँ से आपको चीजों को याद रखना है। याद रखना है मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जिसको हम ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन। फिर सेकंड हम बात करें, दूसरा जो प्रोटीन है, ये आपका इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो हैं जीपैट में पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन बाइंडिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एल्ब्यूमिन के बाद में हम बात करें अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। क्या, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन दूसरा प्रोटीन है आपका, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। फिर तीसरा प्रोटीन जो आपको याद रखना है दैट इज लिपोप्रोटीन। तीसरा प्रोटीन लिपोप्रोटीन।
फिर फोर्थ है आपका प्रोटीन, दैट इज ग्लोब्यूलिन। कौन सा? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा क्या होता है, आपके कुछ ब्लड सेल्स भी हैं जो आरबीसी है। आरबीसी में अपने आप में उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, आरबीसी में एक एंजाइम होता है, वो भी ये क्या करती हैं, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती हैं टू द ड्रग्स, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले ये सबसे 4 इंपॉर्टेंट प्रोटीन। अब यदि हम बात करें प्रोटीन की बाइंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो ये एग्जाम में आता है कि बाइंडिंग ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा ड्रग्स कौन से प्रोटीन से बाइंड होती हैं, सबसे कम कौन से प्रोटीन से बाइंड होती हैं। तो ये उसी ऑर्डर में बनी हुई है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, और सबसे ज्यादा ड्रग इसी प्रोटीन से बाइंड होती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, फिर लिपोप्रोटीन से और ग्लोब्यूलिन से। फिर तो ये आपका थ्योरी का पॉइंट भी बनेगा जब आप अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। एल्ब्यूमिन जो है आपका ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो है, ये शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट ये भी आ जाता है, राइट नोट्स ऑन ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, या एल्ब्यूमिन के बारे में लिखें। तो एल्ब्यूमिन में आपको यही बताना है, इट इज अ प्रोटीन, और ये क्या करता है, प्रोटीन बाइंडिंग का काम करता है। इसमें कई सारी ड्रग रिवर्सिबल भी बाइंड होती हैं, इरिवर्सिबल भी बाइंड होती हैं। ड्रग जब इस एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाती हैं तो मेटाबोलाइज्ड भी नहीं होती हैं और एक्सक्रीटेड भी नहीं होती हैं, और ड्रग फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव बन जाती हैं। जब आपसे पर्टिकुलर कोई एक प्रोटीन पूछा जाएगा तो ये थ्योरी क्या होगी, उस पर्टिकुलर हेडिंग के अंतर्गत हो जाएगी। आया समझ में? तो पहला प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन। फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद, वेरी गुड, फिर ग्लोब्यूलिन, और इसके बाद में आपकी ब्लड सेल्स भी। फर्स्ट फिर से बोलें, एल्ब्यूमिन, देन अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, देन फिर उसके बाद, वेरी गुड। अब हम देखेंगे आपका जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसके बारे में लिखें। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी 4 बाइंडिंग साइट्स हैं एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन की कितनी बाइंडिंग साइट है? इट हैज 4 बाइंडिंग साइट्स। इट हैज 4 बाइंडिंग साइट्स। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे बायवा हो, उसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बताया कि एल्ब्यूमिन की 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से बना भी सकते हैं, ठीक। बाइंडिंग साइट 1, 2, 3 एंड 4th, ठीक है ना। 4 बाइंडिंग साइट होती है, इनका नाम डायरेक्ट यही है, साइट 1, साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4। लेकिन इनको अलग नाम से भी इंडिकेट किया जाता है, इनको अलग नाम से भी इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका इन बाइंडिंग्स, जनरली क्या है, प्रोटीन क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंटिटी है, इसका भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर के बेस पर, और कौन सी ड्रग इनसे सबसे ज्यादा बाइंड होती है, उसके बेस पर इनका नाम रख दिया गया, ठीक है ना। तो पहला जो बाइंडिंग साइट है उसका नाम है वॉरफेरिन साइट। वॉरफेरिन साइट, ठीक है ना, लिख लें ये, वॉरफेरिन साइट। कौन सी साइट है पहली? ठीक। सेकंड जो साइट है उसका नाम है डायज़ेपाम। डायज़ेपाम साइट। फिर थर्ड बाइंडिंग साइट लिखना डिगॉक्सिन बाइंडिंग साइट। डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन बाइंडिंग साइट। एंड फोर्थ बाइंडिंग साइट का नाम है आपका टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन, ठीक है ना। अब ये 4 नाम थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये नाम आपको समझ लो, याद करना ही करना है। वॉरफेरिन बाइंडिंग साइट, डायज़ेपाम बाइंडिंग साइट, डिगॉक्सिन बाइंडिंग साइट, टेमोक्सिफेन। वॉरफेरिन आपकी एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, ठीक है ना। वॉरफेरिन क्या है आपकी? एंटीकोएगुलेंट। हम डायज़ेपाम की बात करें तो डायज़ेपाम आपकी एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। डिगॉक्सिन की बात करें तो ये आपके कार्डियक, मतलब हार्ट फेलर में यूज करते हैं हम इसको, ठीक है ना, कार्डियक से रिलेटेड। टेमोक्सिफेन आपकी ड्रग यूज्ड फॉर द कैंसर। टेमोक्सिफेन इज यूज्ड फॉर द कैंसर, ठीक है ना। तो ये 4 बाइंडिंग साइट है। 4 बाइंडिंग साइट में आपकी बाइंडिंग साइट 1, बाइंडिंग साइट 2, बाइंडिंग साइट 3 एंड बाइंडिंग साइट 4।
तो आपको क्या बताना है, आपको प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, प्रोटीन के बारे में डिस्क्राइब करना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। आप इतना भी बताते हैं एग्जाम में कि एल्ब्यूमिन जो है 4 बाइंडिंग साइट है। फिर सेकेंड पॉइंट, सबसे ज़्यादा एफिनिटी, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, यदि हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द ड्रग, ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स बाइंड विद द एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, ऑल कैटेगरी, चाहे वो आपका एसिडिक ड्रग हो, बेसिक ड्रग हो, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज ड्रग हो, सारी तरीके की ड्रग्स इससे बाइंड होती हैं। दूसरा पॉइंट लिख लें, मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड विद द एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन से क्या होती है, मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड होती है, मोस्ट ऑफ ड्रग्स या ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स बाइंड विद द एल्ब्यूमिन। फिर नेक्स्ट लिखना मॉलिक्यूलर वेट। एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 65,000 टू 69,000, 65K टू 69K, ठीक, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। फिर आपका जो एल्ब्यूमिन है सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, ठीक है ना, कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है आपका, ये लिवर में सिंथेसाइज्ड होता है, 65 टू 69K। सेकेंड पॉइंट, सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, एल्ब्यूमिन, आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है, लिवर में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का कौन सा कंपोनेंट है, ये मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन का, इसलिए इसका क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लाज्मा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लाज्मा इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लाइक स्किन, मसल एंड वेरियस टिश्यू। मतलब प्लाज्मा के अलावा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें बताई हमने, आपका ये लिवर में बनता है, ये मेजर है प्लाज्मा प्रोटीन का कंपोनेंट। फिर यदि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, देखो क्योंकि ये बॉडी का फ्लूइड है, जनरली बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ कहाँ है, प्लाज्मा में तो है ही, प्लाज्मा में, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी है आपका, जैसे स्किन हो गया, मसल्स हो गया एंड अदर टिश्यूज में हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे। फिर इसके लिखना एलिमिनेशन हाफ लाइफ, एलिमिनेशन हाफ लाइफ। जनरली हाफ लाइफ में हम क्या बताते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी है उसकी एग्जैक्ट, तो उससे उसका हाफ क्वांटिटी कितने समय में उसकी बचती है, उसको हम उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एलिमिनेशन हाफ लाइफ की, मतलब ये हाफ क्वांटिटी में बॉडी से कितना एलिमिनेट हो जाता है। तो इसकी लाइफ है 17 टू 18 डेज, 17 टू 18 डेज। सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन इसका लिखना 3.5 टू 5.5% वेट बाय वॉल्यूम, 3.5 टू 5.5% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब हर 100 ml में बात करें तो 3.5 टू 5.5 होगा। अब नेक्स्ट लिखना, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, ठीक है ना। हम बात करें एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन का। जैसे ब्लड का काम क्या होता है, हमारे ब्लड में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम रखता है, तो ब्लड अकेले ही नहीं काम करता, ये उस ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाने में एल्ब्यूमिन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब कभी आप पढ़ेंगे ब्लड लॉस में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो उसमें कई बार आता है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आप पढ़ेंगे ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा भी दे सकते हैं हम, ठीक है ना। तो कई बार प्लाज्मा नहीं अवेलेबल होता है तो हम ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन भी बॉडी को दे सकते हैं इन केस यदि उसका ब्लड लॉस बहुत हो गया है या उसका ब्लड प्रेशर कम है। तो ये क्या करता है, इसके फंक्शन आ जाएंगे यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, पहला फंक्शन लिख लेना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक, मतलब एक तरीके से ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। सेकेंड, अब फ्लूइड है आपका, प्लाज्मा है, तो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। पहला मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा लिखना ट्रांसपोर्ट करता है, क्या, ट्रांसपोर्ट एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस केमिकल्स। एंडोजेनस मतलब इनसाइड द बॉडी जो बनते हैं, एक्सोजेनस मतलब जो आपकी ड्रग्स वगैरह हो गई उनके ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया यहां तक। जनरली हमने बात करी कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो हमने पढ़ा आपका एल्ब्यूमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, ठीक।
हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन की कितनी बाइंडिंग्स, एल्ब्यूमिन क्या है, मोस्ट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ये, सिंथेसाइज कहाँ होता है, लिवर में होता है, और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है ये, प्लाज्मा में होता है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में भी होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें इसके फंक्शन की, तो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर और साथ में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। अब इसकी बाइंडिंग साइट्स की हम बात करें तो बाइंडिंग साइट कौन कौन सी है इसकी, हाँ, फर्स्ट क्या है वॉरफेरिन, सेकंड क्या है डायजेपाम, थर्ड क्या है डिगॉक्सिन, फोर्थ है आपका टेमोक्सिफेन, ठीक है ना, टेमोक्सिफेन। अब कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख लें इसके साइट फर्स्ट के बारे में। साइट वन में लिखना, ठीक है ना, साइट वन बाइंड्स विद द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ड्रग, साइट वन बाउंड्स with the या binds with the large population of drug, large population of drug। एग्जाम्पल्स लिख लेना, एनसेड्स, एनसेड्स क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स मतलब आपकी जो इन्फ्लामेशन मतलब फीवर और दर्द वगैरह के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं ना, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक नॉन स्टेरॉयडल होता है, स्टेरॉयड मतलब उसमें स्टेरॉयड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है ना, जैसे आपकी एस्पिरिन हो गई और भी कई सारी जो ड्रग होती हैं, आप आइबुप्रोफेन हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारी ड्रग्स की कैटेगरी आती हैं, वो नॉन स्टेरॉयडल, पैरासीटामोल हो गई, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में आती हैं, एनसेट्स बोलते हैं हम इनको, जनरली हम लेते हैं ना फीवर्स वगैरह की मेडिसिन, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनसेट्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। फिर नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मैनी सल्फोनामाइड्स, मैनी सल्फोनामाइड्स, ठीक, तो ड्रग्स की कैटेगरी आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर कुछ दो तीन आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है ना, एनसेट्स हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया, और एक और लिख लेना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो हम मिर्गी वगैरह में, सीजर्स वगैरह में यूज करते हैं ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वो होती हैं। एक एग्जांपल लिख लेना फेनिटोइन, फेनिटोइन, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में आप लोग फर्स्ट टाइम ऐसे ड्रग्स के नाम पढ़ रहे हो, है ना, लाइक टेमोक्सिफेन, वॉरफेरिन, डायजेपाम, डिगॉक्सिन। लेकिन आने वाले सेमेस्टर्स में जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे तो यू विल बिकम द फैमिलियर विद द ड्रग्स, आप ड्रग्स के नॉमेनक्लेचर और नेमिंग से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे कि फेनिटोइन जब भी आएगा, वॉरफेरिन तो एक ऐसी ड्रग है, आप इसका नाम थर्ड सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, या आपको जीपैट से लेके कई जगहों पर ये इसका पूछा जाएगा, क्योंकि इसके कई सारे ऐसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और इसका डिस्प्लेसमेंट वाले कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फेनिटोइन हो गया, डायजेपाम हो गया, और आपका डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन तो ये आप कोग्नोसी में भी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लिखना बाइंडिंग साइट सेकेंड, बाइंडिंग साइट 2, देखिए साइट 1 ही इसकी सबसे ज्यादा ड्रग से बाइंड होती है, बाइंडिंग साइट लिमिट 2 जो है लिमिटेड होती है। इसमें एग्जांपल लिख लेना बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है ना, बेंजोडाइजेपिन्स में मतलब ये मूड से रिलेटेड ड्रग्स होती है, इसमें डायजेपाम उसी का एक पार्ट है बेंजोडाइजेपिन्स का, ठीक है ना, बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स क्या है, ये आपका जो अभी केमिस्ट्री आप इसके पहले पढ़ रहे थे क्लास में, उसी तरीके की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना, बेंजोडाइजेपिन्स। और कुछ एनसेट इसमें भी हैं, आइबुप्रोफेन, ठीक, बाइंडिंग साइट 2, बाइंडिंग साइट है लिमिटेड चांस, ठीक है ना, बाइंड विद द ड्रग्स, मतलब फर्स्ट साइट के कंपैरिजन में बात करें तो लिमिटेड ड्रग से बाइंड होती है। एग्जांपल इसका बता देना, ये डायजेपाम साइट कहलाती है, और एग्जांपल बता देना बेंजोडाइजेपिन एंड आइबुप्रोफेन। थर्ड लिखना डिगॉक्सिन, ठीक, थर्ड साइट है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन जनरली आपका डिजिटेलिस परप्यूरिया करके एक प्लांट होता है, उससे हमको ये मिलते हैं, डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये जनरली कार्डियक टॉनिक होते हैं, ठीक है ना, कार्डियक टॉनिक,
तो डिगॉक्सिन लाइक स्ट्रक्चर्स बाइंड विद द साइट थर्ड, और इसमें आपको नाम याद रहने चाहिए। साइट थर्ड का नाम है डिगॉक्सिन, चाहो तो इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बना लो, ठीक है ना, जैसे वॉरफेरिन का वॉर और सेकेंड का वॉर डी करके बना सकते हो, ठीक है ना, दो साइट को याद रखने के लिए। फिर इसका है आपका डिगॉक्सिन, तो डिगो करके और टेमोक्सिफिन करके कुछ, डिगोटेमो करके नाम रख सकते हो, ठीक है ना, या तो डिगोटा भी याद रख सकते हो। जनरली ये इसलिए ऐसा रखना है आपको कि आपको नंबरिंग सही याद आए, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, आपको साइट 2 क्या है, साइट 3 कौन सी थी, साइट 1 तो याद आ जाएगा, वॉरफेरिन है, साइट 1 याद आ जाएगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि साइट 2 टेमोक्सिफेन था कि डायजापाम था कि डिगॉक्सिन था। तो आपको इससे याद रहेगा वॉर्डी और डिगोटा वॉर्डी डिगोटा, वॉर से वॉरफेरिन, डायजापाम, डिगॉक्सिन, टेमोक्सिफेन, वॉरफेरिन, डायजापाम, डिगॉक्सिन, टेमोक्सिफेन, ठीक। ये फिर बाइंडिंग साइट थर्ड लिखना, बाइंडिंग साइट, हाँ थर्ड लिखा हमने, डिगॉक्सिन वाली जो ड्रग है इससे बाइंड होती है, कार्डियक ड्रग बाइंड होती है। साइट 4 लिखना, साइट 4 टेमोक्सिफेन, Tamoxifen is an anti-cancer drug and the structure related with the tamoxifen bind with the site 4, है ना। इसके आंसर इसी तरीके से हम बताएंगे, डिगॉक्सिन स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द डिगॉक्सिन बाइंड विद द साइट 3, ठीक है ना। रिलेटेड स्ट्रक्चर, जिन ड्रग्स के हमने नाम लिखे हैं उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स उन पर्टिकुलर साइट से बाइंड होंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे बेंजोडाइजेपिन के अलावा आइबुप्रोफेन, मतलब जिनकी जो फैटी एसिड चेन है थोड़ा सा कम लेंथ की है, आइबुप्रोफेन हो गया, एनसेट्स हो गए, और इसमें नंबर ऑफ ड्रग्स बाइंड होती हैं वॉरफेरिन साइट से सबसे ज्यादा। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन। पहला प्रोटीन क्या हो गया हमारा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की बाइंडिंग साइट कितनी, 4, हाँ। फर्स्ट का नाम क्या है, वॉरफेरिन, थोड़ा लाउड बोलो, फर्स्ट का नाम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक, थर्ड डिगॉक्सिन, सेकेंड डायजापाम, ठीक है ना, डायजापाम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, सेकेंड बाइंडिंग साइट। मैं पहले के बारे में आपको ज्यादा बताना है, ठीक है ना, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड्स विद मोस्ट ऑफ द बेसिक ड्रग्स, ठीक है ना, बेसिक कैटेगरी की जो ड्रग होती है उनसे बाइंड होता है ये। बाइंडिंग एफिनिटी लिखते जाओ ना, बेसिक ड्रग से बाइंड होता है आपका अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरोसोम्यूकॉइड। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को हम और क्या बोलते हैं, ओरोसोम्यूकॉइड। नाम याद रखना। ये क्या होता है कि इसको जरूरी नहीं है, यदि एग्जाम में याद है तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं याद है तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ओरोसोम्यूकॉइड कौन से प्रोटीन को हम बोलते हैं, दैट इज अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। इससे ज्यादातर आपकी बेसिक ड्रग बाइंड्स होती हैं। एग्जाम्पल लिख लें आप, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेना 44K, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 44K इसका 1000 आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है इसका। एग्जाम्पल लिख लेना ड्रग का, लिडोकेन और क्विनिडीन। क्विनिडीन आपका एंटी मलेरियल ड्रग है, लिडोकेन आपका एनेस्थेटिक की कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है ना। लिडोकेन, बेंजोकेन, इस तरीके की जो कैटेगरी होती है ड्रग की, ठीक। इसमें 2 पॉइंट, अब आपके 1-2 पॉइंट क्या बनेंगे इनके, कंपेयर वाले बनेंगे। यदि हम बात करें अमाउंट की बात करें, एज कंपेयर टू द एल्ब्यूमिन, क्वांटिटी ऑफ अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इज लेस, ठीक है ना। एंड बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इज लेस देन द एल्ब्यूमिन एंड मोर देन द लिपोप्रोटीन एंड ग्लोब्यूलिन, ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स। तो ये 2 पॉइंट हमेशा इन सब में कंपेरेटिवली बनेंगे। जैसे एल्ब्यूमिन की बात करें तो बाइंडिंग एफिनिटी एंड ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द ड्रग इज हाईएस्ट इन द एल्ब्यूमिन एज कंपेयर टू द अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लोब्यूलिन। आया समझ में? एग्जाम में थ्योरी कैसे हम बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं, हाँ।
कोई बोल रहा है क्या कुछ? नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपका थर्ड, लिपोप्रोटीन। थर्ड प्रोटीन आपका लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, एज द नेम इंडिकेटिंग, लिपोप्रोटीन बाइंड विद द मोस्ट ऑफ द लिपोप्रोटीन ड्रग, ठीक है ना, लिपोफिलिक ड्रग। लिपोफिलिक ड्रग मतलब लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं उनसे ज्यादातर ये बाइंड होता है लिपोप्रोटीन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लिपोप्रोटीन का, मॉलिक्यूलर वेट 3-4 लाख से 34 लाख तक होता है, हजार में नहीं होता। मतलब यदि हम बात करें मॉलिक्यूल्स की तो ये इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिगर इन साइज होते हैं। बाउंड ड्रग, ठीक है ना, ड्रग से बाउंड हो जाता है और जो हमारी बॉडी में जितनी भी लिपिड कोर होती है वहां पर ड्रग को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है ना। बाउंड विद द मोस्ट ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग एंड डिसॉल्व्स टू द ड्रग टू द लिपोफिलिक कोर, ठीक है ना, या लिपिडिक कोर में डिसॉल्व कर देता है इसमें अब लिखना ड्रग्स, इसमें आपकी एसिडिक ड्रग भी बाइंड होती है, न्यूट्रल ड्रग भी बाइंड होती है और आपका बेसिक ड्रग भी बाइंड होती है, ठीक है ना। एक एक एग्जांपल दे देना। एसिडिक ड्रग में लिखना आपका डाइक्लोफेनेक, न्यूट्रल में लिखना एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन सुना है कभी आपने? साइक्लोस्पोरिन, ये जब कभी आप एंटीबायोटिक पढ़ेंगे ना तब सुनेंगे साइक्लोस्पोरिन, स्पेशली पेनिसिलिन वाला, पेनिसिलिन की कैटेगरी जब पढ़ेंगे ना तब साइक्लोस्पोरिन वर्ड सुनेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट लिखना क्लोरप्रोमाजिन, और फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर तो ये पूरे नाम कई बार आएंगे, ठीक है ना। क्लोरप्रोमाजिन, साइक्लोस्पोरिन और डाइक्लोफेनेक, ठीक। आपको एग्जाम में ड्रग्स के नाम यदि याद भी नहीं आते हैं, एक आध भी याद आ जाता है, डाइक्लोफेनेक, साइक्लोस्पोरिन, एक दो तो भी चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। बस आपको प्रोटीन्स के बारे में मालूम होना चाहिए एग्जाम में नोट्स लिखने के लिए कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो लिपोप्रोटीन हो गया आपका, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। फिर थर्ड लिखना ग्लोब्यूलिन, हाँ सॉरी फोर्थ लिखना ग्लोब्यूलिन। तो एसिडिक ड्रग कौन सी है? डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? अरे मतलब हाँ, डाइक्लोफेनेक कहाँ यूज करते हैं? हाँ मतलब ये एक तरीके की नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। साइक्लोस्पोरिन, क्लोरप्रोमाजिन एक तरीके की मेंटल, जो सीजोफ्रेनिया वगैरह होता है ना, मेंटल डिसऑर्डर में यूज करते हैं, ठीक है ना। डायजापाम हो गया, क्लोरप्रोमाजिन हो गया, इस तरीके के नाम जब कभी आप सुनेंगे तो अपने आप जब आप क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे ना ड्रग के तो फिर कैटेगरी अपने आप आपको याद आने लगती है। पढ़ेंगे तब, ऐसा नहीं है ना कि नाम लिखा और कैटेगरी याद आ जाए, है बिना पढ़े। हाँ सर ने तो कहा था यार थर्ड सेमेस्टर में कि ड्रग्स हम नाम लिखेंगे तो कैटेगरी याद आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। फोर्थ लिखना ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन में ग्लोब्यूलिन कई टाइप का होता है, अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन। तो अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन बाइंड ज्यादातर जो स्टेरॉइड्स ड्रग होती है उनसे बाइंड होता है, ठीक है ना, स्टेरॉइड्स। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन ऐसा याद रहेगा तो अच्छा है। अल्फा 2 जो है आपका विटामिन से बाइंड होता है, विटामिन ए, डी, के और ई। ये कौन से विटामिन है? ए, डी, के, ई। विटामिन दो कैटेगरी के होते हैं ना, ए, डी, ई और के। और इसमें वाटर सॉल्युबल कौन सा है और लिपिड सॉल्युबल कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी मोस्टली वाटर सॉल्युबल, ज्यादातर ये विटामिन आपके ऑयल सॉल्युबल हैं, ठीक है ना। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा। फिर आपका बीटा 1 और बीटा 2 ग्लोब्यूलिन, इनके आगे ग्लोब्यूलिन लगा लेना। अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन स्टेरॉइड्स से बाइंड होता है, ठीक है ना। जनरली हमको क्या पता चल रहा है कि कौन कौन से प्रोटीन है। पहला प्रोटीन कौन सा है हमारा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की बाइंडिंग साइट कितनी? 4। फिर उसके बाद में हमारा अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बेसिक ड्रग से बाइंड होता है मोस्ट ऑफ द। आपका एग्जांपल लिडोकैन, क्विनिडीन, वही था ना। हाँ, फिर लिपोप्रोटीन की बात करें तो लिपोप्रोटीन आपका डाइक्लोफेनेक, आपका साइक्लोस्पोरिन और एक और आपकी
क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है ना, ये हो गई। फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं ग्लोब्यूलिन के बारे में। तो ग्लोब्यूलिन भी एक प्रोटीन है, ये तो नाम हमको याद रखना है ना। ग्लोब्यूलिन इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अब ग्लोब्यूलिन में अल्फा 1 प्रोटीन है जो कि स्टेरॉइड्स वाली ड्रग होती है उनसे बाइंड होता है। अल्फा 2 आपके विटामिन से बाइंड होता है। बीटा 1 ग्लोब्यूलिन आपका बाइंड होता है ये बीटा 1 फेरस आयन से, और बीटा 2 किससे बाइंड होता है? कैरोटीनॉइड से। कैरोटीनॉइड्स क्या है? जनरली एक तरीके की न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी होती है कैरोटीनॉइड्स। ये हो गया आपका प्रोटीन्स के बारे में। फिर आपका ग्लोब्यूलिन, जनरली हम बात करें तो ग्लोब्यूलिन का फंक्शन और भी है हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। जनरली एंटीजन होते हैं ग्लोब्यूलिन, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं, ठीक है ना। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे 6th सेमेस्टर में, तब आपको ग्लोब्यूलिन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्लोब्यूलिन्स में कौन सी ग्लोब्यूलिन होती है जो कि आपकी एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं ना, तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम होता है। लेकिन यहाँ पर ये ड्रग से भी बाइंड होने का काम कर रही हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लिख लेना, बाइंडिंग विद द ब्लड सेल्स, बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद द ब्लड सेल्स, बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद द ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल से कौन कौन सी जो है आपकी कैटेगरी की ड्रग बाइंड होती है? तो ब्लड में आपका जनरली हम बात करें तो आरबीसी टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 40%। हम बात कर रहे हैं ब्लड सेल में आरबीसी की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम आरबीसी की बात कर रहे हैं ब्लड सेल से। तो टोटल यदि हम बात करें ब्लड, तो ब्लड का आरबीसी की बात करें तो कितना परसेंट होता है? 40% होता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ब्लड सेल्स में बात करें, ब्लड सेल्स में बात करें तो आरबीसी का कितना परसेंट होता है? लगभग 95%। इसलिए आपका ब्लड क्या होता है? रेड कलर का दिखाई देता है। तो आरबीसी में आपका होता है फर्स्ट हीमोग्लोबिन, तो कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती हैं, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो बाइंडिंग साइट, हीमोग्लोबिन भी क्या है? एक बाइंडिंग साइट है। इसमें ड्रग का एग्जांपल लिख लेना, फेनिटोइन। फिर आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज वर्ड कहां से आ गया? जब भी एनहाइड्रेज और इस तरीके से चीजें आए तो ध्यान रखना, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपका क्या है? एक तरीके का एंजाइम है, आपकी आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? जनरली ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कार्बोनिक आयन बनाता है और H+ आयन बनाता है, जिससे आपका एसिडिटी, एल्कलिनिटी वगैरह मेंटेन रहती है, ठीक है ना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ऑल्सो बाइंडिंग साइट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है? बाइंडिंग साइट है, जिससे कौन सी ड्रग बाइंड होंगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करें। इसमें एग्जांपल लिख लेना, एसीटाजोलामाइड। कौन सा जोलामाइड? एसीटाजोलामाइड, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखना, आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो बाइंडिंग साइट। इसमें एग्जांपल लिख लेना, इमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन। देखो क्लोरप्रोमाजाइन, इमिप्रामाइन, इस तरीके की कैटेगरी की ड्रग, ये आप लोगों को पता करना है कौन सी कैटेगरी की है, ठीक है, सर्च करके। जनरली आपको इसमें ड्रग्स के बारे में नहीं बताना है, ध्यान रखना, ड्रग्स के बारे में डिटेलिंग नहीं करनी है। ड्रग्स के खाली नाम एक दो आपको याद होने चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बाइंडिंग साइट। मेन इंपॉर्टेंट है आपका प्रोटीन। क्या हो गया बेटा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक हो ना। फिर आपके नेक्स्ट 2 पॉइंट बचते हैं इसमें कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटीन बाइंडिंग का एंड फैक्टर। ये 2 पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रोटीन बाइंडिंग में क्या करेंगे, पूरे मार्क्स दिलाएंगे। प्रोटीन बाइंडिंग पूछा जाएगा कई बार, तो ये नहीं पूछा जाता कि सिग्निफिकेंस भी बताएं और उनके फैक्टर्स भी बताएं, तो ये हम ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखें सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो सिग्निफिकेंस आपको किन किन पॉइंट्स में बताना है, पहले वो पॉइंट्स लिख लें। फर्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन की बात करें,
सेकेंड लिखना डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड लिखना मेटाबॉलिज्म, फोर्थ लिखना एलिमिनेशन, एंड फिफ्थ लिखना ड्रग एक्शन, एंड सिक्स्थ वन इज डायग्नोसिस। सिक्स्थ वन इज डायग्नोसिस। ठीक, पहला क्या है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन इज एलिमिनेशन, ड्रग एक्शन, डायग्नोसिस। देखो हमें जनरली क्या बताना है कि प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है आपकी ड्रग से। अब ड्रग की जब प्रोटीन बाइंडिंग होगी तो क्या क्या चीजें इंपैक्ट होंगी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ड्रग एक्शन, डायग्नोसिस। अब जनरली क्या डायग्नोसिस का यहाँ पर ये बताया है कि कोई ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो रही है, कितनी बाइंड हो रही है, कितनी देर तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई रेडियो लेबल्ड, आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम ऐड ऑन कर दें या कोई ऐसा ड्रग जो उसमें प्रोटीन में अटैच हो जाए तो उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा करते हैं एनालिसिस, ध्यान में रखो। तो डायग्नोसिस में भी यूज कर सकते हैं हम प्रोटीन बाइंडिंग को कि कोई ड्रग कितने समय तक, कितनी देर तक बाइंड होगी। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट आपका फ्लक्चुएट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। प्रोटीन बाइंडिंग फ्लक्चुएट लिखते जाएं, है ना। पॉइंट्स क्या क्या बताना है, फ्लक्चुएट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को फ्लक्चुएट करता है। मतलब ड्रग आपकी बाइंड हो गई कहीं पर, ड्रग आपकी क्या हो गई, बाइंड हो गई। किससे बाइंड हो गई, प्रोटीन से बाइंड हो गई। तो ड्रग को कहीं एब्जॉर्ब करना था ब्लड में जाने के बाद में, किसी पर्टिकुलर टारगेट में एब्जॉर्ब होना था, तो वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो गया, फ्लक्चुएट हो गया ना। मतलब क्या हुआ, अब स्लो जाएगी तो फ्लक्चुएट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या हो जाता है, डिक्रीज कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को डिक्रीज कर देता है प्रोटीन बाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, हम जनरली क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी ड्रग पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, कि लिवर हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में भी जाए, प्लासेंटा के पास भी पहुंच जाए यदि प्रेग्नेंट वुमेन है। जनरली ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो ज्यादातर ड्रग को क्या करता है, परमिट नहीं करता है टू डिस्ट्रीब्यूट। हमारा जब हम कोई दवाई देते हैं तो हम क्या करते हैं, ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर एक टारगेट एरिया में जाए। मान के चलो आपका हेडेक हो रहा है तो आप पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके लगाएंगे भाम को, कि यहां पर लगाएंगे, हाँ पूरे में लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे ना, जनरली पर्टिकुलर टारगेट एरिया में लगाएंगे। तो प्रोटीन से बाइंड हो गई ड्रग, तो ड्रग फ्री नहीं है, ड्रग फ्री नहीं है, प्रोटीन में बाइंड है, तो ड्रग पूरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म क्या होगा ड्रग का, जब वो फ्री ही नहीं है तो मेटाबोलाइज कैसे होगी। जब ड्रग आपकी क्या है, फ्री नहीं है तो मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो मेटाबॉलिज्म भी ड्रग का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या है ये बताना है आपको। मेटाबॉलिज्म डिले होने से क्या होगा, ड्रग का एक्शन बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन होने से टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी अदर ऑर्गन्स में, है ना, ये चीज बतानी है आपको। एलिमिनेशन की बात करें तो ड्रग का जो एलिमिनेशन है, प्रोटीन से बाइंड हो गई तो एलिमिनेशन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बहुत फास्ट एलिमिनेट नहीं होगी ड्रग, ठीक है ना, धीरे धीरे रिलीज होगी और उसका एलिमिनेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा अंदर से रिड्यूस हो जाएगा, बॉडी में उसका रिटेनिंग टाइम बढ़ जाएगा, एलिमिनेशन तो जल्दी होगा। फिर हम बात करें ड्रग के एक्शन की, तो जनरली ड्रग की एक्शन की बात करें तो प्रोटीन बाउंड ड्रग क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। प्रोटीन बाउंड ड्रग क्या होती है, इनएक्टिव हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो रिलीज होगी तो ड्रग का एक्शन क्या होगा, सस्टेन्ड रिलीज हो जाएगा। ड्रग का एक्शन क्या होगा, सस्टेन्ड रिलीज हो जाएगा। और डायग्नोसिस में आप क्या बता देंगे, डायग्नोसिस में इट प्रोटीन बाइंडिंग बाय अप्लाइंग द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, द डायग्नोसिस ऑफ मैनी ड्रग्स कैन बी डन, एनालिसिस ऑफ मैनी ड्रग्स कैन बी डिटरमाइंड। कई सारी ड्रग्स का एनालिसिस हम इससे कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ड्रग एक्शन और ये, ठीक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ड्रग एक्शन और डायग्नोसिस, ठीक। तो मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन ये तो कॉमन है, और एब्जॉर्प्शन भी कॉमन है। इसको हम जनरली बोलते हैं एडीएमई। क्या बोलते हैं, एडीएमई।
तो ये 4 पॉइंट है सिग्निफिकेंस के। ड्रग एक्शन, डायग्नोसिस, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है। एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन। एडीएमई को और क्या बोलते हैं मालूम है आपको? एडीएमई को बोलते क्या है? फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोलॉजी को 2 ब्रांच में बांटा जाता है। फार्माकोलॉजी आगे आपको सब्जेक्ट आएगा। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक और एक होता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है, ठीक है ना, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी हमारी क्या कर रही है ड्रग के साथ? उसको एब्जॉर्ब कर रही, डिस्ट्रीब्यूट कर रही, मेटाबोलाइज कर रही, एलिमिनेट कर रही। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग क्या कर रही? ड्रग एक पावरफुल कंटेंट है, वो जाके अल्टरेशन कर रही, सीधे डायरेक्ट आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रही। तो ध्यान रखना, एडीएमई इसके 4 पॉइंट है सिग्निफिकेंस के, ड्रग एक्शन एंड डायग्नोसिस। इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यदि आप उसको एक बस उससे पढ़ोगे तो कभी भी किसी भी टॉपिक को जब आपको पढ़ना होता है तो पहले उसका ब्रॉड लेवल में देख लिया करो कि क्लासिफाई कैसे, फिर उसको शॉर्ट में बताया करो। जैसे हम फैक्टर्स की बात करें तो इनको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। फैक्टर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लिखना, ड्रग रिलेटेड फैक्टर। फर्स्ट क्या है? ड्रग रिलेटेड फैक्टर। सेकेंड है आपका ड्रग है, उसके बाद में क्या है? प्रोटीन है, तो प्रोटीन रिलेटेड फैक्टर। पहला है ड्रग, तो ड्रग रिलेटेड फैक्टर, फिर प्रोटीन रिलेटेड फैक्टर। फिर यदि हम बात करें ड्रग की, तो ड्रग और ड्रग जब हम देते हैं तो ड्रग इंटरैक्शन के चांसेस भी होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है जो आपकी प्रोटीन बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा। ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग जो है इंटरैक्ट कर जाती है कई बार। एंड फोर्थ इज, किसको दे रहे हैं हम? टेबल कुर्सी को तो नहीं खिला रहे हैं ड्रग, पेशेंट को खिला रहे हैं, तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ठीक। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? ड्रग रिलेटेड। फिर दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? प्रोटीन रिलेटेड। फिर तीसरा ड्रग इंटरैक्शन एंड फोर्थ वन इज। अब फर्स्ट के 3 पॉइंट हैं आपको। फर्स्ट लिखना, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। ड्रग रिलेटेड में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या होता है? जैसे एफिनिटी का मतलब ये होता है कि हर एक, जैसे गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी ज्यादातर किन लोगों के साथ में रहते हैं? आज जैसे वो प्रदीप आया नहीं है ना, ज्यादातर गुप्ता जी प्रदीप के साथ रहते हैं या तो 1-2 लोग के साथ में, ठीक। हर एक का किसी ना किसी फ्रेंड के साथ में ज्यादा लगाव है, होता है ना, उसको हम बोलते हैं एफिनिटी। क्या बोलते हैं? एफिनिटी। तो ड्रग का किस प्रोटीन, पर्टिकुलर कौन से प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग है, तो वो फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ड्रग का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा ड्रग का? ड्रग की सॉलेबिलिटी क्या है, लिपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है। लिपोफिलिक ज्यादा होगी तो लाइपोप्रोटीन से जाके अटैच हो जाएगा। तो फिजिको केमिकल फैक्टर में क्या बताना आपको? डिफरेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग अफेक्ट द बाइंडिंग विद द प्रोटीन, ठीक। लाइक लिपोफिलिक ड्रग बाइंड विद द लिपोफिलिक प्रोटीन, ऐसा। फिर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में ड्रग का वो भी आ जाएगा, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल ड्रग है, वो भी ड्रग की कैटेगरी है। सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग में क्या होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग रहेगी तो ज्यादातर बाइंडिंग साइट में क्या होगी? बाइंड हो जाएगी। बाइंडिंग में क्या होगी? बाइंड हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्रोटीन बाइंडिंग साइट सैचुरेट हो जाएगी। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो ड्रग क्या हो जाएगी? फ्री ज्यादा रहेगी। तो इसको एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में कि फ्री ड्रग एक्स्ट्रा हो जाएगी। फिर एफिनिटी, तो ड्रग की एफिनिटी, ड्रग हैव द डिफरेंट एफिनिटी विद द डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स, तो एफिनिटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट, प्रोटीन रिलेटेड फैक्टर। प्रोटीन रिलेटेड फैक्टर में भी सिमिलर हो जाएगा, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर पॉइंट, प्रोटीन की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, तो यहां पर हो जाएगा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन। हर एक व्यक्ति की बॉडी में जरूरी थोड़ी ना कि प्रोटीन एक सा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। फिर यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट,
जिस प्रोटीन की बाइंडिंग साइट ज्यादा होगी उससे ज्यादा बाइंड होता है। जैसे हम बात करें ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन की बाइंडिंग साइट ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड्स विद द एल्ब्यूमिन। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन जिस प्रोटीन का ज्यादा होगा ड्रग बाइंड विद दैट प्रोटीन। फिर उसके बाद में फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, प्रोटीन की भी क्या होती है, डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होता है ना, उसका भी फिजिकोकेमिकल है ना। जैसे वॉरफेरिन साइट, तो वॉरफेरिन रिलेटेड स्ट्रक्चर विल बाइंड विद द ड्रग्स, ठीक। डायज़ेपाम साइट, डायज़ेपाम लाइक स्ट्रक्चर विल बाइंड विद द ड्रग्स। फिर उसके अलावा आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर से डिफरेंट ड्रग क्या होंगी, बाइंड होंगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ड्रग इंटरेक्शन अलग से भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाएगा तो ध्यान में रखना। डिस्प्लेसमेंट, दूसरा लिखना कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन ड्रग प्लस नेचुरल कंपोनेंट, जो हमारी बॉडी के नेचुरल कंपोनेंट हैं उनमें और ड्रग में कंपटीशन होगा। फिर थर्ड लिखना एलोस्टेरिक चेंजेस, ठीक। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई ड्रग है, हमने वो ड्रग दी, साथ में एक और ड्रग दे दी, साथ में क्या कर दी हमने, एक और ड्रग दे दी। हमको मालूम है, जैसे मान के चलो वॉरफेरिन एक बाइंडिंग साइट है और हमने ड्रग दे दी, वॉरफेरिन ही दे दी। क्या दे दी, वॉरफेरिन एक ड्रग है, हमने वॉरफेरिन ड्रग दे दी पेशेंट को, प्लस हमने क्या किया, साथ में फेनिटोइन दे दिया, फेनिटोइन दे दिया। तो हमने तो इस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दी कि वॉरफेरिन बाइंड हो जाएगी तो उसकी हाफ लाइफ इतनी होगी, ठीक है ना। लेकिन यदि जब हम फेनिटोइन दे देते हैं साथ में तो ये वॉरफेरिन को डिस्प्लेस कर देती है। वॉरफेरिन को प्रोटीन से डिस्प्लेस कर देगी तो वॉरफेरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ब्लड में, फ्री ड्रग का बढ़ जाएगा, और फ्री ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल जो कैलकुलेटेड अमाउंट है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी। तो एक फैक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कई सारे ड्रग के कॉम्बिनेशन ऐसे ये पूछा जाता है एग्जाम्स में बहुत ज्यादा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बताइए, और वॉरफेरिन और फेनिटोइन का तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है ना। फेनिटोइन को दे देंगे तो फेनिटोइन क्या हो जाएगी, फेनिटोइन की ज्यादा, हम बात कर रहे थे ना एफिनिटी की, फेनिटोइन एक ऐसी ड्रग है, यहां पर भी आप बता सकते हो मोर एफिनिटी देन द वॉरफेरिन। तो वॉरफेरिन को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, डिस्प्लेस ड्रग, ये डिस्प्लेसर है, जिसके कारण से क्या होगा, वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। वॉरफेरिन एक ड्रग है एंटीकोएगुलेंट जिसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा कंपटीशन बिटवीन द ड्रग एंड नेचुरल कंपोनेंट। जैसे आपने कोई ड्रग दी और बॉडी के भी तो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं जो ड्रग से बाइंड होते हैं। प्रोटीन का काम क्या है, एंडोजिनस केमिकल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का। तो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर कि मैनी जो आपके फैटी एसिड्स हैं दे आल्सो कम्पीट विद द ड्रग्स। कई सारे फैटी एसिड्स कंपीट करते हैं विद द ड्रग्स, सो दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। उसके बाद में एलोस्टेरिक चेंजेस। एलोस्टेरिक चेंजेस क्या होते हैं, कई सारी ड्रग मॉलिक्यूल जो हैं उनके सरफेस से जब बाइंड होते हैं तो उनके बाइंडिंग रिसेप्टर में, जो प्रोटीन के बाइंडिंग रिसेप्टर हैं उनमें कुछ तरीके के केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। उन चेंजेस को हम एलोस्टेरिक चेंजेस बोलते हैं। तो वो दूसरे ड्रग की बाइंडिंग को उस समय क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो दिस इज द एलोस्टेरिक चेंजेस। आए समझ में, एलोस्टेरिक चेंजेस क्या है, प्रोटीन के बाइंडिंग साइट में चेंज होना। किस कारण से होंगे, ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ ड्रग। जैसे एस्पिरिन बाइंड होती है, ठीक है ना, तो एस्पिरिन बाइंड होकर एसिटाइलेशन कर देती बाइंडिंग साइट का, तो दूसरी ड्रग अब वो मतलब उसमें कुछ चेंज आ गया उसके स्ट्रक्चर में, तो वो ड्रग क्या करेगी, वो तो पहले वाले स्ट्रक्चर को जानती है ना, जो बदला वाला स्ट्रक्चर उसको नहीं जानती। तो इस तरीके से भी चीजें होती है, ये भी उसके अंतर्गत आता आपका एक। फिर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में क्या आ जाएगा, पेशेंट की एज, पेशेंट की एज और दूसरा डिसीज कंडीशन, ये 2 पॉइंट्स बस बताने। पेशेंट की एज की बात करें, जैसे हम इन्फेंट की बात करें, न्यूनेट्स की बात करें, तो ऑलरेडी उनमें प्रोटीन की क्वांटिटी, एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी कम होती है। और हम बात करें डिसीज कंडीशन में, डिसीज कंडीशन में प्रोटीन वैसे ही कम हो जाता है बॉडी में, तो अफेक्ट द प्रोटीन बाइंडिंग। तो कौन कौन से फैक्टर होगा, ड्रग रिलेटेड, प्रोटीन रिलेटेड, ड्रग इंटरेक्शन, पेशेंट रिलेटेड। है बहुत ईजी, बुक में देखोगे तो बड़ा सा लगेगा, कठिन लगेगा, छोड़ देंगे, ठीक है ना, लेकिन कॉपी में लिखते हैं तो अच्छा फील आता है।
इतना कुछ कॉपी में हम लिख देते हैं तो अच्छा फील आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो कॉपी कैसे अच्छे से भरना भी है और पॉइंट टू पॉइंट भरना है, ऐसा नहीं कुछ भी फेंकना है। आ रहा समझ में? तो प्रोटीन बाइंडिंग समझ में आया? अच्छे से आया? थैंक यू वेरी मच। ताली बजा दें अपने लिए एक बार।